Hello and welcome to our channel Easy Learning in Physics। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 4 पढ़ाया था, जिसमें लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने बात की थी बाइनोमियल थ्योरम पर, हम लोगों ने बात की थी फैक्टोरियल नोटेशन पर, और हम लोगों ने बात की थी एक्सपोनेंशियल सीरीज़ पर, है ना। आज की क्लास में क्या ख़ास है हम लोगों के लिए, तो आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, क्योंकि आपको जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट वेक्टर में काफ़ी हेल्प करेगा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर से सॉल्यूशन करेंगे ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर के सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट मेथड काफ़ी अच्छा काम करने वाला हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट समझते क्या कि डिटर्मिनेंट है क्या, चलिए इस बारे में बात करते हैं। हमारी पहली टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद फिर आपको पढ़ने को मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, और देन फिर हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा सिंबल एंड साइन यूज्ड इन कैलकुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर से। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने दो लीनियर इक्वेशन माना है x एंड y में, तो सपोज लेट a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, मैं तो बार बार कहता हूँ देखिए, आप लोगों को वीडियो लेक्चर स्मूथ देखनी है तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा सुनने में। लिखने के टाइम में स्पीड कम हो जाती है बोलने की, इसीलिए थोड़ा सा मैच करने के लिए आप लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं यूट्यूब पर जब आप लोग वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे हमारा। तो चलिए नेक्स्ट इक्वेशन मान लिया मैंने a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, इसे मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब अगर मैं इक्वेशन 1 से ही बात करता हूँ, तो मान लीजिए इक्वेशन 1 से अगर मैंने a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 लिखा है, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि मैं b1y इज इक्वल टू लिखता हूँ, तो ये -a1x मैंने लिख दिया, और यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू अगर लिखी जाएगी तो y की वैल्यू a1x बाई कितने आ गए, b1 आ गए। डेट्स इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में आप आइए, और जो y की वैल्यू आपने ला रखी है उसे आप इक्वेशन 2 में सेट कीजिए। तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, तो इक्वेशन 2 से आप आइएगा तो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0 है ना, और a2x प्लस b2 तो अपनी जगह पर है, और y की जगह पर क्या लिखिएगा, a1x बाई b1 लिख दिया हम लोगों ने इज इक्वल टू 0। बात आ रही है ना समझ में सभी लोगों को। a2x प्लस माइनस, हम लोग यहाँ पर माइनस का यूज़ कर सकते हैं, तो आप माइनस का ही यूज़ कर लीजिए। a1 b2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b1 हो गए इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से b1 एलसीएम ले लूँगा, तो ये a2 b1x माइनस a1 b2x आ गए, डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप, b1 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब ज़रा ध्यान देना, a2 b1x माइनस a1 b2x इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। आप एक काम कीजिए, अगर -x हमने कॉमन निकाल लिया, तो -x कॉमन निकालने पर a1 b2 माइनस a2 b1 आ गए, ये 0 आ गए। तो आप इस इक्वेशन में एक चीज़ देख रहे होंगे, जैसे मान लिया जाए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो हम लोगों को एक स्पेशल कनेक्शन मिला है। अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा ना कि a1 b2 माइनस a2 b1, ये एक एक्सप्रेशन टाइप का नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे, तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पर जो है ना एक स्पेशल सिंबल के अंदर रखते हैं, एक स्पेशल नोटेशन के अंदर रखते हैं, जिस नोटेशन को हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो आप देखिए, ये जो हमारा आया a1 b2 माइनस a2 b1 है ना, तो इसे हम लोग एक स्पेशल नोटेशन में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, और यही स्पेशल नोटेशन हमारा जो है ना डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ से वो नोटेशन की बात करता हूँ, तो अबव expression can also be represented in टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट, टू ऑर्डर, या आप बेहतर होगा सेकेंड ऑर्डर लिख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं इन सेकेंड
ऑर्डर डिटर्मिनेंट, तो यहाँ से मैंने ये मेंशन कर दिया। अब ये सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट क्या है? देखिए, डिटर्मिनेंट को हम लोग इस ट्राइंगुलर साइन से दिखाएंगे, जिसे आमतौर पर डेल्टा भी पढ़ते हैं। ये डिटर्मिनेंट हो गया, और दो वर्टिकल लाइन के बीच में हम लोग ये मेंबर रख देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो मेंबर हमारे पास हैं वो A1 B2 है ना, तो आप इसको A1 लिखना, और यहाँ से ये A2 लिखना, ये B1 लिखना, ये B2 लिखना। तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारी, इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो यही एक्सप्रेशन यहाँ पर जो है ना डिटर्मिनेंट साइन में दिखाई गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी साइन से सॉल्व कर कर वापस वहाँ कैसे पहुँचेंगे, तो इसका भी अपना एक तरीका होता है, हम लोग उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को लिखा हुआ मिल गया डेल्टा, है ना, तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A1 A2 एंड B1 B2, ये हम लोगों को लिखे हुए मिल गए हैं। अब सॉल्व करने हैं कि भाई हमको वापस उस इक्वेशन तक पहुंचना है, तो बहुत ही आसान है, आप A1 को B2 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो जैसे ही आपने A1 को B2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा हमारा क्या आ जाएगा? तो आप एक काम कीजिए, अगर मेरे को डेल्टा लिखना है ना, तो डेल्टा हमारा मिल जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू A1 इंटू B2 आ रहे हैं, फिर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट माइनस होता है, आप ये माइनस दे दीजिए। माइनस देने के बाद अगला जो हम लोग यूज़ करेंगे ना, नेक्स्ट अगर माइनस देने के बाद, तो नेक्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें A2 को B1 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आप अब एक काम कीजिए, A2 को B1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये माइनस A2 इंटू B1 हो गए। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये डिटर्मिनेंट हमारा इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, या अगर ये फॉर्मेट है तो आप डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब ज़रा देखना, तो हम लोग जिस इक्वेशन से चले थे वो इक्वेशन क्या था? तो वो इक्वेशन आप 1 एंड 2 पर नज़र डालिए, A1x B1y A2x B2y था ना। तो अब अगर थोड़ा सा मैं बात करूँगा, तो गिवन इक्वेशंस आर ये थे A1x प्लस B1y इज इक्वल टू 0 थे, और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू 0 थे। तो अब यहाँ जो अरेंजमेंट मिली, तो आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देख रहे होंगे, तो इस अरेंजमेंट को A1 A2 B1 B2 के मेंबर के अरेंजमेंट को डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने इस इंफॉर्मेशन को ऐसे ही ना अरेंज किया, A1 A2 B1 B2, ये हम लोगों ने अरेंज कर दिया। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ रही होंगी सभी लोगों को। ओके, अब ज़रा देखिएगा इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका तो मैंने बता दिया है, तो आपको याद क्या रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान देना, फॉर एनी डिटर्मिनेंट अगर आप डेल लिखते हैं, और डेल इज इक्वल टू हमारे पास है A1 B1 A2 B2, और इससे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, A1 को B2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों के पास रिस्पॉन्स आ रहा है A1 इंटू B2, फिर माइनस साइन बाय डिफ़ॉल्ट है, और वापस A2 B1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A2 B1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा A2 B1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा डिटर्मिनेंट। क्लियर है सभी लोगों को? बहुत ही आसान है। अब इस पर अगर हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देखने हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूं। मान लिया जाए कि हम लोगों को डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है ना, तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया डिटर्मिनेंट का, मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू ये 2 -5 3 एंड 4 ये दिए गए हैं। सॉल्व करने हैं भाई कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, तो आप खुद जानते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा तो बहुत आसानी से सीख चुके हम लोग। क्या दिया गया है, 2 -5 3 एंड 4 दिए गए हैं ना। जब अगर सॉल्व करना होगा तो आप जानते हो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू 2 इंटू 4, माइनस बाई डिफ़ॉल्ट होता है। और उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो 5 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस बाई डिफ़ॉल्ट है।
और यहाँ -5 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए कितने मिल गए, ये 8 माइनस माइनस प्लस ये 15 आ गए, तो ये 23 और यही 23 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए वापस। तो अगर हम लोग सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये आपका डेल्टा है, मान लीजिए ये कॉस थीटा है, ये माइनस साइन थीटा है और ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए डेल्टा लिखा ना हम लोगों ने, क्वेश्चन क्या दिया गया था, कॉस थीटा, फिर क्या दिया गया था, साइन थीटा, वापस क्या दिया गया, साइन थीटा, फिर क्या दिया गया, कॉस थीटा, ये लिख दिया। हम तो जानते हैं, हम लोग जान चुके हैं अब कि ये कॉस थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमें लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा माइनस बाई डिफ़ॉल्ट है, फिर ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से, तो आप साइन थीटा लिखना और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा से, है ना। तो जब आप डेल्टा लिखोगे तो आप 10th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गए। तो अभी तक जो भी डिस्कशन की हम लोगों ने, तो मैं जानकारी के लिए बताऊं, ये सारा डिटर्मिनेंट जो था ना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब हो गया, उसे हम लोग समझते हैं। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर मैंने लिखा, जो अभी मैंने लिखा है वो A1 B1 है, फिर क्या है A2 B2 है। आप ज़रा देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा स्पेशली, तो ये आपका हॉरिजेंटल सेक्शन है ना। तो ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन है, तो ये हॉरिजेंटल सेक्शन हमारा रो कहलाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग रोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसी डिटर्मिनेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, जो डिटर्मिनेंट हमारे पास है डेल्टा, तो इस डेल्टा में आप देखिए A1 A2 है, ये B1 और B2 मिल जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग मेंशन कर देते हैं B1 B2। अब ज़रा आप ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से इस सेक्शन की बात करूँगा, ये वाला, तो ये वर्टिकल सेक्शन हो गया हमारा, है ना। तो ये जो वर्टिकल सेक्शन इस मैनर में जा रहा है, अगर मैं बात करूँगा तो ये वर्टिकल पार्ट जो है ना, इस वर्टिकल पार्ट को हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। तो किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर आप बात कीजिएगा ना, तो मैं बात करूँगा किसी भी डिटर्मिनेंट में, इन एनी डिटर्मिनेंट, ओके। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या मिल गए, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये हमारे मिल गए किसी भी डिटर्मिनेंट में। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे इस कंडीशन में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज आ गए हैं 2। और अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके क्या हैं, 2 हैं। तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो डेट्स वाई डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इज इट ओके? आप एक बार देख लीजिए जो चीज़ें हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर में पढ़ी हैं डिटर्मिनेंट के लिए। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, आज का गोल क्लियर हो गया। पहला टारगेट था डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। इसको समझ लेने के बाद फिर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात करेंगे और उसके बाद सिम्बल्स एंड साइन यूज्ड इन कैलकुलेशंस पर आएंगे। तो चलिए भाई, सभी लोगों को तो क्लियर है डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे अब हम लोग आएंगे तो हम लोगों को अब डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ओके, चलिए तो मूव करते हैं। टॉपिक है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। देखिए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मैंने दिखा दिया है।
अब सवाल ये उठता है कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कहला रहा है, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। चलिए इसी डिटर्मिनेंट को मैं कॉपी करता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान दीजिएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है ना, ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख कर दे दिया है। अब ज़रा ध्यान देना, इसको आगे क्या लिखते हैं, थर्ड ऑर्डर का क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले उस पर मैं हाईलाइट कर दूं। तो अगर आप ध्यान देना तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ़ रोज़ देखना, तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी हॉरिजेंटल लाइन है। तो अगर यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ रोज़ की बात करूँगा तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, कितने हॉरिजेंटल लाइन दिखे आपको, 3 हॉरिजेंटल लाइन दिखे ना, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हो गए। अब वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से देखिए वर्टिकल लाइन क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया और ये हो गया, ये वर्टिकल लाइन है। तो नंबर ऑफ़ वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो ये हमारा कॉलम कहलाता है ना। तो अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात कर लेता हूँ तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए, 3 आ गए। तो आप देख सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये भी हमारा 3 हो गया। तो क्योंकि इसके पास 3 रो और 3 कॉलम है ना, इसी वजह कर इसे हम लोग कहते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो हम लोगों को थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहने के पीछे रीज़न यही होता है कि यहाँ पर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, तो हेंस डिटर्मिनेंट इज़ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज़ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। चलिए ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है, मैं एक बार वापस डिटर्मिनेंट को लिखता हूँ, उसके पोजीशन के साथ में बात करूँगा मेंबर की पोजीशन की साइन क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया। अब बताइए थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को मैंने क्या लिखा है, ये A1 लिखा, ये A2 लिखा, ये A3 लिखा, फिर B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है, ये लिख दिया। अब मुझे इस मेंबर की पोजीशन लिखनी है कि मेंबर की पोजीशन क्या होगी। तो अगर मैं टॉप मोस्ट लेफ़्ट मेंबर की बात करता हूँ ना, तो इसकी पोजीशन की साइन होती है प्लस। टॉप मोस्ट लेफ़्ट मेंबर, अगर इस मेंबर की बात करता हूँ तो इस मेंबर की पोजीशन की साइन जो होती है वो क्या होती है, वो प्लस होती है। और फिर ऑल्टरनेट मैनर में साइन चेंज होता है, प्लस के बाद ये मेंबर माइनस, फिर अगला प्लस आ जाएगा, नेक्स्ट आइए नेक्स्ट मेंबर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ये बेसिकली साइन आप याद रखिएगा, क्योंकि इस साइन का जो यूज़ होगा ना, वो यूज़ होगा एक्सपेंशन में, यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो उसके एक्सपेंशन में हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं, यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखिए डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आप किसी भी रोज़ या किसी भी कॉलम की मदद से कर सकते हैं। हम लोग फ्री हैं, हम लोग डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन किसी भी रोज़ या किसी भी कॉलम की मदद से कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट by using फर्स्ट रो। देखिए जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उसको सीख लीजिए। बाकी जिन लोगों का मैथ्स रहेगा ना, तो मैथ्स में आपको बहुत कुछ इसमें सीखना होगा। फिज़िक्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि काम चलाने लायक डिटर्मिनेंट हमारा क्या है। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर जो है हमारा, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं फर्स्ट रो की मदद से। यस, ज़रा देखेंगे हमारे पास टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग फर्स्ट रो। तो लेट अस कंसिडर थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सपोज वी हैव अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, से वी हैव अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू A1 A2 A3, देन वी हैव B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गए।
अब थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, इसे एक्सपेंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं फर्स्ट रो की मदद से। तो अगर हम लोग फर्स्ट रो की बात करेंगे तो आप देखिए तो फर्स्ट रो में यही 3 मेंबर है ना, A1 A2 A3। फिर मैंने साइन लिख कर दिया है, ज़रा ऊपर में देखिए तो A1 का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फिर बीच वाले का क्या होता है, नेगेटिव। फिर A3 का क्या होता है, पॉजिटिव। अगर साइन कन्वेंशन से बात करते हैं ना हम लोग, तो साइन कन्वेंशन से हमारे पास जो रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आपको पता है A1 पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव होगा, फिर अगला हमारा पॉजिटिव पोजीशन पर होगा। अब इसे एक्सपेंड करना है, तो देखिए एक्सपेंड करने के लिए क्या अप्लाई कीजिएगा, आप डेल्टा लिखिए। फर्स्ट रो का पहला मेंबर क्या है, A1, आप A1 लिख दीजिए। और अब क्या कीजिए, A1 से बनने वाले रो और कॉलम को भूलिए। तो A1 से जो रो बन रहा है और A1 से जो कॉलम बन रहा है, तो अगर मैं बात करूँगा तो ध्यान दीजिएगा A1 से बनने वाला रो आपका बस ये है कि नहीं है। और A1 से बनने वाला कॉलम क्या है, A1 B1 C1, ये A1 से बनने वाला कॉलम है। तो A1 से बनने वाले रो को, डैट इज़ A1 A2 और A3 को, और A1 से बनने वाले कॉलम को, डैट इज़ A1 B1 और C1 को अगर आप भूलिएगा, तो आपके पास जो बचे मेंबर वो बचे B2 C2 B3 C3। आप देखिए यही ना बचता हमारे पास। तो ये मिला हम लोगों को। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब उसके बाद फिर हम लोगों के पास दूसरा मेंबर कौन सा है, A2। अगर आप A2 के साइन की बात कीजिएगा तो ये A2 हमारा नेगेटिव पोजीशन पर है ना। तो अब आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट -A2 लिखिएगा। और जैसे ही -A2 लिखा तो A2 से बनने वाला रो और कॉलम भूलना है। तो बताइए, तो A2 से एक तो आपका बन गया A1 A2 A3, ये रो बना। और A2 से जो कॉलम बनता है हमारा, वो बनता है A2 B2 C2, है ना, A2 B2 C2। अब इसको अगर आप भूलिएगा, A1 A2 A3 इस रो को भूल जाइए, और A2 B2 और C2 इस कॉलम को भूल जाइए, तो आपके पास फिर जो मेंबर बच गए वो बच गए B1 C1 B3 C3, ये मेंबर बच गए। तो ये हमारा वापस फिर से एक सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट आ गया। तो हमने A1 का यूज़ कर लिया, हमने A2 का यूज़ कर लिया, है ना। जब इनका यूज़ कर लिया तो अब हमारे पास एक लास्ट मेंबर है A3। आप देखना A3 हमारा पॉजिटिव पोजीशन पर है, तो इसीलिए मैंने +A3 लिखा। और A3 से बनने वाला रो और कॉलम को अब आप ढूंढिए। तो A3 से जो रो बन रहा है वो आपका तो A1 A2 A3 ही है। तो A3 से बनने वाले रो को भूल जाएंगे, और A3 से जो कॉलम बन रहा है वो A3 B3 और C3 है। तो इन दोनों को अगर आप भूलोगे तो आपको क्या मिलेगा, B1 C1 और क्या मिलेगा, B2 C2 मिल जाएगा। ये हमारे पास आ गया, है ना। तो अब आपका यही एक्सपेंशन हो गया, और कुछ ख़ास तो था नहीं, हम लोगों ने एक्सपेंशन कर डाला। तो अब आपको इस टेक्निक से किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी अपने लेवल पर, जितने में हमारा काम चल जाए। वैसे तो आपका डिटर्मिनेंट एक इतना एक्सटेंडेड टॉपिक है मैथ्स में कि अगर आप लोगों का मैथ्स होगा तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन फिज़िक्स में काम हमारा इतने से चल जाएगा, जितने से फिज़िक्स में काम चल जाएगा उतना ही मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे ज़्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसको एग्जाम्पल के नज़रिए से समझते हैं। तो एग्जाम्पल के नज़रिए से बड़ा ही आसान सा रहता है। आसान सा एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल 1, वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करना हम लोगों को इस डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट हमारा है डेल्टा, और डिटर्मिनेंट दिया गया है 1 2 3, फिर हम लोगों ने लिख दिया 4 5 6, फिर लिख दिया 7 8 9। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि हम लोगों ने डेल्टा दिया, तो डेल्टा क्या लिखा हुआ था बताइए, तो 1 2 3 था, फिर क्या आ गया 4 5 6 आ गया, फिर क्या आ गया 7 8 9 आ गया। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हम लोग जो एक्सपेंशन करने वाले हैं वो एक्सपेंशन फर्स्ट रो की मदद से करने वाले हैं। तो चलिए भाई, फर्स्ट रो हमारा 1 2 3 है। तो अब लिखिए ज़रा डेल्टा, डेल्टा इज़ इक्वल टू, मैंने 1 लिख दिया पहला मेंबर। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 से बनने वाला रो और कॉलम हटाइए। तो 1 से बनने वाले रो और कॉलम को हटाइएगा तो आपको 5 8 और 6 9 मिल रहा है, लिख दीजिए। फिर 1 के बाद अब आप जंप कीजिएगा 2 पर। 1 के बाद दूसरा मेंबर है 2,
तो आप जानते हैं 2 माइनस में होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बताओ 2 से बनने वाले रो और कॉलम को भूलोगे तो 2 से बनने वाले रो और कॉलम को जैसे हटाओगे तो 4 7 6 9 दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, लिख दिया। इसके बाद 2 के बाद हमारा मेंबर है 3, तो 3 से बनने वाले रो और कॉलम को हटाइए, तो 3 से बनने वाले रो और कॉलम को हटाने के बाद 4 7 5 8 हम लोगों को मिल गया। अब इसे ही तो सॉल्व करना भाई, तो सॉल्व कीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू ये 1 हो गए। और आप सॉल्व करने के लिए क्या जानते हैं, बताया था ना मैंने, क्या बताया था, तो आपने पढ़ा था कि 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं 5 इंटू 9, फिर बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर माइनस होता है, और उसके बाद फिर हम लोग 8 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 8 इंटू 6 हो जाएंगे, है ना। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, तो हमारे पास आ गया 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 के बाद फिर क्या है 2 है ना, तो फिर आप -2 ले लीजिए। और बताइए फिर आप क्या कीजिएगा, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 4 इंटू 9 हो गए। -7 को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से, तो 7 इंटू 6 लिख दिया हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट आइए, ये +3 है, +3 लिख दीजिए। तो अब क्या लिख सकते हैं, तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 4 इंटू 8 आ गए, माइनस बाई डिफ़ॉल्ट 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 5 से मल्टीप्लाई होगा, इतना लिख सकते हो आप। अब बता दो डेल्टा इज इक्वल टू ये कितने आ गए, तो फर्स्ट टर्म से अगर बात कीजिएगा तो ये 45 आ गए, माइनस ये 48 आ गए, -2 इंटू ये कितने आ जाएंगे 36, माइनस ये क्या आ गए 42, प्लस फिर ये 3 आ गए ना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 32 माइनस 35 नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, है ना। जब ऐसा हो गया तो डेल्टा की वैल्यू देखिए, ये तो -3 आ जाएगा सॉल्व करने पर, -2 इंटू 36 में 46 लेस कर दीजिए, -6 प्लस 3 इंटू -3 आ गए। तो अब बता दीजिए डेल्टा क्या आ गया, -3 प्लस ये 12 आ गए, -9 आ गए, तो ये -12 प्लस 12 मिल गए। तो अब बता दीजिए तो ज़रा डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोगों की निकल गई। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम लोगों ने फर्स्ट रो की मदद से सॉल्व कर लिया डिटर्मिनेंट को, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा और अच्छी तरह से हम लोग समझ लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम लोगों को डेल्टा ही देना, तो डेल्टा लिखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 - 6 3, है ना। फिर आगे लिखा हुआ -3 1 एंड -2, फिर आगे लिखा हुआ है 4 0 एंड -4, इतना लिखा हुआ। अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप जो है ना इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट रो का यूज़ कीजिए। तो अब बताइए, तो फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, 2 6 -3 है, तो चलिए इसी को हम लोग यूज़ करेंगे। और आप फर्दर जानते हैं कि 2 का पोजीशन प्लस पर होता है, ये सेकंड वाला पोजीशन माइनस पर होता है, और थर्ड वाला पोजीशन फिर प्लस पर होता है, ये होता है। तो चलिए लिखा जाए, देखते हैं क्या मिलता है। डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू पहला मेंबर 2 है, तो पहला मेंबर 2 लीजिए, और 2 से बनने वाला रो और कॉलम हटाइए। तो जब आप 2 से बनने वाले रो को और कॉलम को हटाइएगा, तो हटाने के बाद देखिए तो आपको कुछ यही मिल रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल यही मिल रहा है। फिर बताइए बाय डिफ़ॉल्ट अगला टर्म लिखेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माइनस में है ना, तो ये माइनस बाय डिफ़ॉल्ट है, प्लस अगला टर्म ऑलरेडी माइनस में है, तो ये -6 हो गया। अब यहाँ से -6 से बनने वाला रो और कॉलम हटाओगे, तो -6 से बनने वाला रो और कॉलम हटाने के बाद ये -3 4 आ जाएगा, और ये -2 -4 आ जाएगा, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर आइए नेक्स्ट टर्म, ये प्लस आ गए और ये 3 है, तो ऐसे कंडीशन में 3 से बनने वाले रो और कॉलम को हटाइएगा, तो ये -3 एंड 4 दिख रहा होगा, और आपको 1 और 0 दिख रहा होगा। आप बोलिएगा बिल्कुल यही दिख रहा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जैसे ही आप बढ़िएगा, मान लीजिए अगर हम लोगों को डेल्टा लिखना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये 2 लिखा। अब बताइए, तो नॉर्मली 1 4 से मल्टीप्लाई होता है, तो आप 1 इंटू 4 कर दीजिए, प्लस फिर ये अगला टर्म तो 0 हो जाएगा ना। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, वो तो 0 ही होने वाला, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर अगर मैं यहाँ से 6 लिखूँगा अगला टर्म, तो ये 6 लिख दीजिए। अब बताइए -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा ना,
तो अगर यहाँ से बात करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई हो गया -4 से, फिर यही 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से, तो ये माइनस हो गए, और 4 मल्टीप्लाई हो गया -2 से, ऐसा कर दीजिए। फिर अगला टर्म, थर्ड टर्म अगर लिखिएगा तो ये 3 है, 3 है तो -3 आपका 0 से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकंड ऑर्डर जब सॉल्व करते थे तो। फिर ये माइनस हो गए, माइनस जैसे ही हो गए तो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 × -1 हो गया। अब फाइनलाइज कीजिए तो डिटर्मिनेंट को, तो डेल्टा इज इक्वल टू ये 2 आ गए, ये 4 प्लस क्या मिल जाएंगे हम लोगों को, 0 मिल जाएंगे, 1 × -4 है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं 2 से बनने वाले रो एंड कॉलम को हटाएं तो 102 -4 है, सॉरी -2 एंड -4 है। एक सेकंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये -4 है, तो अगर मैंने -4 अप्लाई किया तो ये 1 × -4 आएगा ना, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 1 × -4 आ गए। ठीक है, अब सही हो गया, तो ये -4 मिल गया हम लोगों को, और ये 0 मिल गए यहाँ से, प्लस ये 6 हो गया। ये बताइए तो ये 12 आ रहे हैं, तो ये 12 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये 8 आ गए, प्लस फिर ये 3 मिल गए, 3 से अगर आप लिखिएगा तो ये 0 - 4 आ गए, है ना। अब बताइए डेल्टा कितने आ गए, 2 × ये -4 है, 6 × ये 20 है, प्लस 3 × ये -4 है, तो डेल्टा इज इक्वल टू -8 + 120 - 12 हो गए। तो डेल्टा इज इक्वल टू 120 - 20, ये कितने आ जाएंगे, ये 100 आ जाएंगे। ये हमारे पास आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो, ये इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये डिटर्मिनेंट मैं बताऊं आपको क्लास 12th की सिलेबस में है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होगे तो मैं बता दूं, क्लास 12th में जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको क्लास 12th में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ना होगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, तो वहाँ आपको मिलेगा। लेकिन फिज़िक्स में इसका यूज़ है और शुरुआत में ही इसका यूज़ हो जाता है। डिटर्मिनेंट का जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो वेक्टर प्रोडक्ट में करते हैं। डिटर्मिनेंट इज़ यूज्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब डिटर्मिनेंट का यूज़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में किस तरह से किया जाता है, तो ये मैं वेक्टर में आपको बताऊंगा, वेक्टर में सिखाऊंगा। लेकिन हाँ, जब वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सिखाया जाएगा तो ये वाला लेक्चर पहले रिवीजन कर देना, ठीक है ना। कौन सा लेक्चर है ये आपका, लेक्चर 5 है, तो रिवीजन करना होगा आपको लेक्चर 5। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरी कंसेप्ट आपको हो जाएगी, है ना। तो खैर मैं वहाँ पर बताऊँगा ही, जब मैं वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डील करूँगा तो वहाँ मैं बोल दूँगा रिवीजन कर लेने के लिए लेक्चर 5। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों ने किस तरह से डिटर्मिनेंट्स को, दो कैटेगरी के डिटर्मिनेंट्स को पढ़ लिया। हम लोगों ने पढ़ लिया डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, और हम लोगों ने पढ़ लिया डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, है ना। डिटर्मिनेंट का अपना एक अलग रूल है। अब देखिए, अब कुछ सिंबल्स की मैं बात करूं, यहाँ पर लिखा है ना सिंबल एंड साइन यूज्ड इन कैलकुलेशन, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में अक्सर आ जाएगा, तो उन सारे सिंबल को समझना हम लोगों को ज़रूरी है। तो चलिए एक बार मैं फिर देखता हूँ इन चीज़ों को, बस 2 मिनट और लगेगा, 2 मिनट में मैं आपकी क्लास रैप अप कर। चलिए देखिएगा, सिंबल और साइन यूज्ड इन कैलकुलेशन बहुत ही काम की चीज़ें अब हम लोग सीख रहे हैं। धीरे धीरे यूज़ होगा तो आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से सीख जाइएगा। चलिए एक यहाँ पर एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो मैं दे रहा हूँ, है ना। आप सभी लोग जानते हैं, 9th-10th से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। ये बताइए, ये जो साइन है, ये साइन क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा हाँ सर इस साइन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, ये साइन हमारा सिंस कहलाता है। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये वाला साइन, ये साइन क्या कहलाता है, तो ये भी आप जानते हैं, ये हमारा हेंस कहलाता है, या नहीं तो इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर कहते हैं ना। फिर अगर मैं बात करूँगा ये वाले साइन की, तो ये वाला साइन जो है हमारा क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा ये साइन
और के नाम से जाना जाता है। और जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, तो ये साइन यूज़ होता चला जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये साइन के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो आप एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए। मान लिया जाए कि हमारे पास है x प्लस 4x/5 इज़ इक्वल टू 7। तो अब अगर मेरे को सॉल्व करना तो हम लोग ये साइन देकर आगे नहीं बढ़ते थे जी। 5x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 7 हो गया। और फिर हम लोग क्या लिखते थे, 5 and 4 9x इज़ इक्वल टू ये 35 आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग हेंस का रिस्पॉन्स देते थे और हेंस x इज़ इक्वल टू क्या आ गए, 35/9 आ गए। और इसी को हम लोग आंसर लिख देते थे। और यहाँ से अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जब आप उठाओगे तो क्वेश्चन उठाने के लिए हम लोग यहाँ सिंस से दे रहे थे क्वेश्चन। और मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ध्यान देना, ये हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ था। हमारा क्वेश्चन ले लिया जाए, चलिए यहाँ से कि x प्लस 4x/5 इज़ इक्वल टू 7, ये हमारा क्वेश्चन था, है ना। और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन सभी लोगों को पता है, खैर हटाइए, टाइम ही जा रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। अगर हम लोग आएंगे, और हो गया, सिंस हो गया, हेंस हो गया। इसके बाद आप देखे होंगे कि अक्सर हम लोग IE लिखते हैं, है ना। तो ये IE आप लिखते हो तो इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेटिस पढ़ते हैं। एक्चुअल में ये जो आता है ना हमारा, ये आता है आइडेस्ट से। ये लैटिन वर्ड है हमारा आइडेस्ट, और यहीं से इसकी इंग्लिश इक्विवेलेंट जो होती है वो डेटिस होती है। और हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते थे, अर्थात कहते थे, है ना। फिर आपको बार बार ईजी टर्म यूज़ होगा, तो ईजी टर्म का मतलब क्या होता है, तो ईजी टर्म का मतलब हो जाता है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का ही इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है फॉर एग्जाम्पल। ये हम लोग जान रहे थे, एक्स ग्रेशिया का इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल होता है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको दिखाया था कि ये वाला जो साइन होता है वो एग्जैक्ट इक्वल टू का साइन होता है, याद होगा सभी लोगों को। और ये वाला जो साइन होता है, ये वाला साइन हमारा क्या होता है, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू का साइन होता है। ओके, तो यही कुछ नोटेशन है जो कैलकुलेशन में हमारा बार बार यूज़ होने लगता है। तो धीरे धीरे जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे तो सब चीज़ें हम लोगों को समझ में आने लगेगी। अभी तो आप जो सीख रहे हो, आप सीख रहे हो कि फ़िज़िक्स में जो मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी है, वो किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, उस पर हम लोग अभी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पर कॉन्क्लूड होता है। डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने आज की क्लास में सीख लिया है। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6। देखता हूँ लेक्चर नंबर 6 में हम लोग कौन सी टॉपिक ले सकते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि लेक्चर नंबर 6 एक क्लास में लगा दूँ लॉग पर, है ना, लॉगरिदम पर। तो अगली क्लास से लेक्चर नंबर 6 की मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा लॉगरिदम के कंसेप्ट से। टिल देन गुड बाय, अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 6 में।